हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नाम का जो एकदम इजी सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है उस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देखने वाले। मज़ा आएगा आप लोगों को, आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इस लेक्चर में आपके सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे और अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, देखिएगा। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अच्छा, इसका थोड़ा सा जो पार्ट है ना, जो बेसिक्स वगैरह वाला पार्ट है वो आपको 11th में है। तो 11th में वो पार्ट आपने पढ़ा हुआ चाहिए, बेसिक्स क्लियर चाहिए, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, बेसिकली आपको अगर बताना चाहूँ तो सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक मतलब प्योर होता है, एकदम प्योर। मतलब अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है कि कोई प्रॉपर्टी एनहांस करनी है, जैसे हम लोग रसना अगर पीना है तो पानी में वो एक लिक्विड डालते हैं ऑरेंज कलर का, जिससे हमें रसना पीने मिलता है। तो वैसे ही कोई अगर ओरिजिनल सब्सटेंस में, ओरिजिनल सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग इंप्योरिटी ऐड कर देते, उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो अगर इंप्योरिटी ऐड कर दिया जाए तो उसे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इंप्योरिटी हम लोग जो ऐड करते हैं वो हमारे फायदे के लिए करते हैं। तो ये डिजायरेबल वांटेड इंप्योरिटी होता है, जो कि हमें चाहिए होता है, ये प्रॉपर्टी एनहांस करता है। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। तो उन पी टाइप और एन टाइप को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं और उनका जंक्शन बना लूं तो उसे मैं कहता हूं पीएन जंक्शन डायोड। देखो, अ डिवाइस फॉर्म्ड बाय फ्यूजिंग एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर टुगेदर इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। ओके, देन व्हाट इज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड नी वोल्टेज। एक ग्राफ होता है, जो ग्राफ आपको बहुत बार आएगा, अभी आगे इस चैप्टर में भी आएगा एक वो ग्राफ, वही ग्राफ बताने का कोशिश करता हूं आपको। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड में होता है, ये इधर मैं लिखूंगा एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस्ड, और इधर मैं लिखूंगा आर बी मतलब रिवर्स बायस। होता क्या है ना, इस वाले एक्सिस पर आप करंट लेते हो आई और इस वाले एक्सिस पर वोल्टेज लेते हो। तो क्या होता है, जब भी आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करो और स्टार्टिंग में थोड़ा सा वोल्टेज दो तो करंट बढ़ता नहीं है। देन करंट लीनियरली बढ़ता है कुछ थोड़ी ही देर के लिए, फिर वो कर्व होने लगता है नेचर उसका। इसे हम लोग कहते हैं, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड का। अच्छा, तो यहां पर देखो, ये जो वोल्टेज दिख रहा है ना आपको, ऐसा वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में जब तक आपको करंट ना देखने मिले, ये बहुत कम होता है, मतलब वैल्यू बहुत कम होता है इसका। इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। अगर हम लोग घुटनों के ऊपर बैठ जाए तो हमें उठने में थोड़ा समय लगता है, बस वैसे ही ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद भी करंट को आने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए इसको नी वोल्टेज कह दिया गया है। ओके, ठीक है सर। देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, इधर अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं तो ये करंट पहले स्टार्टिंग में थोड़ा दिखता है, लेकिन बाद में ये सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आता है बाद में, उसके बाद ना करंट एकदम से फटाक से बढ़ने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है करंट। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो, ब्रेकडाउन वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच रिवर्स करंट इंक्रीजेस सडनली विदाउट चेंज इन वोल्टेज। रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज हो गया बिना किसी वोल्टेज के चेंज के। देन नी वोल्टेज मतलब क्या, दी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड टू अ डायोड आफ्टर विच करंट गोज थ्रू डायोड राइजेस शार्पली। देखो, शार्पली राइज कर रहा है, शार्पली राइज कर रहा है मतलब वोल्टेज के साथ साथ राइज कर रहा है और अचानक से शार्पली राइज हुआ है। उम्मीद है मजा आया होगा आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट में। देन होता है व्हाट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड। देखो, पीएन जंक्शन डायोड को आप ऐसे भी बता सकते हो, ये पी टाइप, ये एन टाइप, या सिंपली उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्राइंगल, मतलब होता है पी और उसके सामने ऐसी एक वर्टिकल लाइन निकाल दो तो ये होता है एन। ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। तो इस डायोड को अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से अगर अटैच कर दो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से अटैच कर दो तो आप इसे कहते हो फॉरवर्ड बायस।
चलो इसी से उल्टा है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड, इसे भी बैटरी से कनेक्ट करना है, बट इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया अभी आपने, मतलब P को निगेटिव और N को पॉजिटिव को कर दिया, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। ये होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हायर पोटेंशियल भी कहते हैं और निगेटिव टर्मिनल को हम लोग लोअर पोटेंशियल भी कहते हैं। चलिए, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एनोड पी साइड को ही एनोड भी कहते हैं, एनोड ऑफ द डायोड, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कैथोड एन साइड, द डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर इसका उल्टा कर दे तो इट विल बी रिवर्स बायस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे। When the diode is forward biased, it behaves as a closed switch। जब भी याद रखना, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें से करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। ये दोनों भी आइडियल केस के लिए, आइडियल केस के लिए मतलब क्या, आइडियल अगर है सारी चीजें तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस में नहीं होगा। क्यों पता है, रिवर्स बायस बहुत ज्यादा इन्फिनिट रेजिस्टेंस डिलीवर करता है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स बायस में, आइडियल केस में। अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो आपका सर्किट क्लोज्ड स्विच जैसा बिहेव करेगा और करंट फ्लो होगा उसमें। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस इट बिहेव्स एज अ ओपन स्विच। ओपन मतलब करंट ही फ्लो नहीं होगा, क्लोज मतलब मान लो ऐसे स्विच दिखाते हो आप लोग, तो स्विच क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगा, स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट फ्लोज इन द डायोड सर्किट। दिस स्विचिंग एक्शन ऑफ डायोड अलाउज इट टू बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के लिए ये यूज किया जाता है, ये स्विचिंग एक्शन की वजह से। कौन सा स्विचिंग एक्शन, ये क्लोज स्विच ओपन स्विच, क्लोज स्विच ओपन स्विच। ये हम लोग और बहुत डेप्थ में देखने वाले, मजा आएगा आप लोगों को। जनरेशन ऑफ एसी एट पावर स्टेशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन प्रोड्यूसिंग डीसी। मतलब डीसी प्रोड्यूस करना लेस कॉस्ट, डीसी प्रोड्यूस करना मोर कॉस्टली है एज कंपेयर टू एसी। डीसी प्रोडक्शन कॉस्टली है एज कंपेयर टू एसी। डीसी कहाँ यूज होता है सर, पहले तो एसी डीसी है क्या, आपने एसी सर्किट में पढ़ा होगा। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। कहाँ यूज होते हैं, एसी तो बहुत जगह यूज होता है। आपके जो घर में मीटर्स होते हैं वहां पर जो लाइट आ रही होती है वो एसी ही होता है। देन डीसी क्या होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहाँ यूज होता है, चार्जर्स वगैरह होते हैं आपके मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के, उसमें डीसी यूज होता है, ठीक है। The AC mains voltage is rectified by using a junction diode to obtain DC voltage। अच्छा, AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, क्योंकि देखो मैंने अभी कहा कि चार्जर्स वगैरह में DC यूज होता है। तो कैसे हम कन्वर्जन करेंगे, आप बोलोगे कि मीटर में तो AC आ रहा है सर हमारे घर के, लेकिन हमें DC चाहिए, तो कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे नहीं, कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, देन वर्किंग ऑफ अ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। सिंपल रेक्टिफायर सर्किट का वर्किंग क्या है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें आपको अलग अलग चीजें दिख रही होगी, तो ये बस आप अभी के लिए बस पढ़ लीजिए, ये चीजें बस सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर से आपको एसी मेंस सॉरी, इधर से आपका इनपुट रहेगा एसी मेंस का, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा आपका मेंस में। देन यहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर के बाद आप डायोड लगाओगे यहाँ पर, डायोड रेक्टिफायर। अच्छा, ये काम हम लोग 1 बाय 1 बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं, उसका टेंशन मत लीजिए। देन आगे हम लगाने वाले हैं फिल्टर सर्किट। ओके, मतलब क्या किया, सबसे पहले एसी मेंस आने दिया, फिर डायोड से उसे रेक्टिफाई किया गया, रेक्टिफाई करने के बाद फिल्टर सर्किट लगाया गया, फिर हमने लगा दिया वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि मेन हमें वोल्टेज रेगुलेट करना ही एक मकसद था। कैसे वोल्टेज रेगुलेट होता है ये भी हम लोग देखेंगे, और इधर आपका रहेगा आउटपुट। ओके, तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऐसे मतलब एसी होता है। ओके, यहाँ पर भी वो एसी ही रहता है। जब वो डायोड से पास होता है ना, डायोड से पास होने के बाद वो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से होगा, मतलब अभी भी एसी हुआ ही नहीं है, डीसी हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ पर एसी है, एसी मतलब क्या, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। एसी है, इधर भी एसी ही है, पॉजिटिव में है बट एसी है। अच्छा, फिल्टर सर्किट जब भी हम लोग यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट के बाद थोड़ा सा ऐसे लाइन स्ट्रेट होते जाता है, हो नहीं रहा है अभी,
ठीक है। एंड देन वोल्टेज रेगुलेटर के बाद हमें ये लाइन हॉरिजॉन्टल मिलता है, मतलब डीसी मिल जाता है। ये वर्किंग है, वन बाय वन देखेंगे। AC means supply connected to the primary of a transformer, secondary is connected to rectifier circuit। ये जो है ना, ये प्राइमरी साइड कहते हैं इसे हम लोग, एंड ये वाला जो है इसे हम लोग सेकेंडरी साइड कहते हैं। ओके, देन द AC वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू DC वोल्टेज बाय डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर को यूज करके हम लोग AC का कन्वर्जन DC में करते हैं, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कंटेन सम AC कंपोनेंट। रेक्टिफायर के आउटपुट में सम नहीं यार, बहुत सारा AC कंपोनेंट है, वो हमें नहीं चाहिए AC का कंपोनेंट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस AC कंपोनेंट इन DC ऑफ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड रिपल। जो ये वाला था ना रेक्टिफायर में, ये वाला कंपोनेंट उसका, इसे हम लोग कहते हैं रिपल। चलो, रिपल इज रिमूव्ड बाय यूजिंग अ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट के यूज से रिपल रिमूव किया जाता है। फिल्टर सर्किट लगाया है उसके लिए कि रिपल्स रिमूव करने हैं हमें। द आउटपुट ऑफ द फिल्टर सर्किट इज ऑलमोस्ट प्योर DC। फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट प्योर DC होता है। पूरा का पूरा प्योर DC नहीं, ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Then the voltage regulator circuit shown after the filter raises the output voltage to the desired value। वोल्टेज रेगुलेटर जो लगाया है ना, वो हमें आउटपुट वैल्यू में क्या डिजायरेबल वैल्यू है, कितना डिजायर्ड है हमारे लिए वैल्यू, वो वैल्यू वो देगा हमें। चलिए, अभी पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, वो आपको दिया गया है यहाँ पर। देखो, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है वो अभी देखते हैं हम लोग, क्या होता है क्या नहीं। द कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। मतलब AC का कन्वर्जन DC में करना, इसे हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए जो भी डिवाइस यूज होगा उसे हम लोग कहेंगे रेक्टिफायर। देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेक्टिफाइज AC वोल्टेज इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। मतलब ऐसा सर्किट जो AC को DC में कन्वर्ट करेगा उसे हम लोग कहेंगे रेक्टिफायर। देन रिपल, आउटपुट जो होता है ना रेक्टिफायर का, उसमें कुछ AC कंपोनेंट बच जाता है, वो AC कंपोनेंट DC आउटपुट में रिपल कहलाता है। वो AC कंपोनेंट DC आउटपुट में रिपल कहलाता है, रिपल। ये कुछ बेसिक से डेफिनेशंस थे। अभी हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, होता क्या है हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव मतलब क्या है सर, तो देखेंगे हम लोग 1 बाय 1, टेंशन मत लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ बताऊंगा, बस बने रहिए। आपको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स एंड न्यूक्लियर हुआ, ये चैप्टर हुआ, थोड़ी थ्योरेटिकल चैप्टर से, तो एक बार वन शॉट देखने के बाद गो थ्रू कर लीजिएगा बुक से, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। सॉरी, क्या होता है, अगर जब भी ये एक AC कंपोनेंट है, मतलब इनपुट अगर आप AC का दे रहे हो, अच्छा ये सब वेव आता है। अच्छा, देन जब रेक्टिफायर से पास हो जाए, तो रेक्टिफायर से पास होने के बाद आधा ही वेव अगर रेक्टिफाई हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे फुल हाफ वेव रेक्टिफायर, और अगर पूरा वेव रेक्टिफाई कर दिया उसने तो उसे हम लोग कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये अभी हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। किया क्या जाता है रेक्टिफायर में, देखो यहाँ पर ये ऐसा सिंबल है, मतलब ये AC इनपुट दिया जा रहा है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स है, ये हमारा प्राइमरी एंड है ट्रांसफार्मर का। देन इधर हमारा इधर हमारा सेकेंडरी एंड है ट्रांसफार्मर का। यहां पर एक डायोड लगाया गया है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड है, D कहते हैं हम लोग उसे। देन इसको पैरेलल में ही एक रेजिस्टर लगाया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं लोड रेजिस्टेंस RL लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये आपका जो है ना, ये आपका V इनपुट रहेगा, ठीक है, और ये आपका V आउटपुट रहेगा। ओके, ठीक है सर। अभी होगा क्या पता है क्या, जब भी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ना, जब भी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो उसमें पोलैरिटी हर साइकिल में रिवर्स होते जाती है। ये आप लोगों ने AC सर्किट में पढ़ा होगा। चलो, अभी दो चीजें होंगी। जब यहां से करंट फ्लो होगा AC सर्किट से, तो यहाँ पे ऐसा एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। मतलब क्या, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव निगेटिव की, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अच्छा मुझे बताओ, ये पॉजिटिव P साइड को कनेक्टेड है और निगेटिव N साइड को, तो यार मैं इसे फॉरवर्ड बायस कह सकता हूँ। हाँ, करेक्ट है सर, इसे फॉरवर्ड बायस कह सकते हैं, ठीक है।
देन फॉरवर्ड बायस कहूँगा, इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा। हाँ, फॉरवर्ड बायस से करंट फ्लो होता है, ये मैंने लास्ट पॉइंट में ही बताया आपको। देन ओके, देन ये तो पहले हाफ साइकिल में रहेगा ना, अगले हाफ साइकिल में तो वो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मतलब जिधर प्लस था उधर माइनस आ जाएगा और जिधर माइनस था उधर प्लस आ जाएगा। अच्छा चलो, अभी क्या है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है, ये क्या है फर्स्ट हाफ साइकिल में, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं FPHC फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन आता है फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल। ये क्या होता है बताता हूं मैं। पहले ये देख लीजिएगा, AC कंपोनेंट हमारा आता कैसे है, देखो AC आपको पता है इस तरीके से आता है। हाँ, तो ये आपका पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल है। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस था। अभी क्या होगा, अभी ना इसमें ये पोलैरिटी रिवर्स होकर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन डायोड तो वैसा ही है PN, उसको मैंने उल्टा नहीं किया है। तो यहाँ पे निगेटिव साइड P को कनेक्टेड है और पॉजिटिव साइड N को कनेक्टेड है, तो ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। और रिवर्स बायस में वो ओपन स्विच जैसा बिहेव करता है, तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। करंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। चलो, अभी क्या होता है, वापस से अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो वापस ऐसे ही होगा, देन वापस निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो वापस ऐसे ही होगा। तो हो क्या रहा है, मतलब एक हाफ में रेक्टिफिकेशन में जा रहा है, एक हाफ में वैल्यू नहीं है, वापस से वैल्यू आएगी, वापस से वैल्यू नहीं आएगी करंट की। तो इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा गया है। इसका हम लोग ग्राफ भी देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। चलिए आपको मैं बताता हूँ इनपुट कैसे होता है और उसके बाद आउटपुट कैसे आएगा। चलो, ये हमारा ना इनपुट है, ठीक है। इनपुट कैसे, ऐसे AC के फॉर्म में आ रहा है हमारा इनपुट। ओके, तो हमारा आउटपुट कैसे मिल रहा है, ये बात जो हो रही है ना, ये बात हाफ वेव रेक्टिफायर की हो रही है। ये बात हाफ वेव रेक्टिफायर की हो रही है। ओके, चलो, इसमें क्या होगा पता है आपको, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, तो इसमें करंट होता है, देन इसमें करंट नहीं होता है, देन वापस इसमें करंट आता है, देन वापस इसमें नहीं आता है, देन वापस इसमें आता है। ये सब चीज़ें होती है। इसलिए ये देखो ना, ये पूरी वेव को कहाँ रेक्टिफाई किया इसने, ये आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग, ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ जो मैं अभी आपको बता रहा था। देन नेक्स्ट आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब कैसे, अभी ध्यान दीजिएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैपिंग कर दी जाती है। सेंटर टैपिंग ये क्या होता है सर, देखेंगे अभी। सेंटर टैपिंग मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, अच्छा इधर ये प्राइमरी सेकेंडरी देना रह गया था शायद। ये जो है ना, ये प्राइमरी साइड है कॉइल का, और ये वाला जो है, ये वाला सेकेंडरी साइड है कॉइल का। ओके, चलिए, ये क्या है, यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, ये आपका प्राइमरी साइड है। सेकेंडरी साइड में सेंटर टैपिंग कर दिया जाता है। सेंटर टैपिंग कर दिया जाता है मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर दिया जाता है, एक बीच में सेंटर ले लिया जाता है। ऊपर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स नीचे भी आ जाएंगे इसमें। देखो दूसरी चीज, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड था, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं। ये यहां पे सेंटर टैप कर दिया जाता है, इसे डायोड D1 कहते हैं, इसे डायोड D2 कहते हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी साइड है। चलो ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी है,
जो बता रहा हूँ वही आपको लिखना है, बस टेक्निकल टर्म में इसलिए बोला है कि आपको बुक रीड कर लीजिएगा एक बार, बिल्कुल भी मार्क्स कट होने का टेंशन नहीं रहेगा। देन इधर आपका ये रहेगा, ये आउटपुट रहेगा, O/P मतलब आउटपुट, और इधर इधर एक रेजिस्टर लगाया है RL, इधर आपका इनपुट रहेगा I/P मतलब। अभी क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे सेंटर टैपिंग मतलब पोलैरिटीज 2 बार आएंगे, 2 बार आएंगे तो करेक्ट है। देखो कैसे करेक्ट है, हमेशा ये पहले ऊपर वाला साइड जो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ओके, ये याद रखिए, ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला हर बार फिक्स्ड है कि ये माइनस रहेगा, ये माइनस और ये प्लस रहेगा, लेकिन ये आगे वाले इसमें आएगा। ठीक है, एक ही साथ बताया तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, पहले इसमें से जब करंट फ्लो होगा एसी में, एसी करंट, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इधर डेवलप हो जाएंगे। तो देखो ये मेरी है फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव पी को है, निगेटिव इधर से एन साइड को है। इसका मतलब आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है, पॉजिटिव हाफ, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस्ड है। अच्छा, मतलब D1 का फॉरवर्ड बायस होना मतलब वो करंट कंडक्ट करवाएगा, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है ना। ओके, देन इसी पोलैरिटी पर हम लोग D2 को चेक करें तो निगेटिव साइड P को कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड N को कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये D2 जो है, यहाँ पर हमारा D2 रिवर्स बायस्ड है, और D2 रिवर्स बायस है तो ये नॉन कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग नहीं होगा, ये नॉन कंडक्टिंग होगा। ओके, देन फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, अभी देखो ये होने के बाद क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। मैं रेड पेन से ये यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ताकि मैं रेड पेन से जो भी लिख रहा हूँ वो अभी फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा। यहाँ पे माइनस साइन फिक्स होता है सेंटर में, यहाँ पे प्लस आ जाता है। अभी क्या होगा पता है क्या, D1 देखिए और D2 देखिए, इसमें D1 के लिए अगर देखना चाहूँ, सिर्फ रेड वाला देखना है अभी, D1 के लिए देखना चाहूँ तो निगेटिव साइड P को है, पॉजिटिव साइड N को है, मतलब फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 जो है वो रिवर्स बायस रहेगा, और रिवर्स बायस जो भी होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। ओके, रिवर्स बायस नॉन कंडक्टिंग होता है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। देन D2 की अगर मैं बात करूं तो D2 के लिए पॉजिटिव P को कनेक्टेड है और नेगेटिव N को कनेक्टेड है, तो D2 फॉरवर्ड बायस D2 फॉरवर्ड बायस मतलब D2 कंडक्ट कर रहा है। अच्छा, आगे क्या होगा प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, आगे सेम यही वाला केस होगा कि D1 कंडक्टिंग रहेगा, D2 नॉन कंडक्टिंग रहेगा, ये चलता रहेगा। और इसमें खासियत ये है कि 2 डायोड यूज किए गए हैं, इस वजह से कभी करंट का फ्लो रुकेगा नहीं। FPHC फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट होगा, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बस यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत। इसका ग्राफ बनाते हैं अभी हम लोग, इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। देखो ये आपका इनपुट था, अभी आउटपुट में आपको रेक्टिफिकेशन तो हो रहा है। अच्छा, जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तब करंट फ्लो हो रहा है। ओके, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा था क्योंकि D1 कंडक्टिंग था। फर्स्ट नेगेटिव में भी फर्स्ट नेगेटिव में भी क्यों कि D2 कंडक्टिंग था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे D1 कंडक्टिंग था, यहाँ पे D2 कंडक्टिंग था। देन वापस एक पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वापस D1 कंडक्टिंग रहेगा, फिर D2 रहेगा। इसका मतलब D1 कंडक्टिंग, D2 कंडक्टिंग, हमेशा कोई ना कोई करंट कंडक्ट करवा रहा है, इसीलिए ये रेक्टिफिकेशन पूरा का पूरा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। चलो, आपको समझ में आया होगा क्यों इस चीज को हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अभी चलो आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग कि क्या क्या डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, एडवांटेजेस क्या क्या है फुल वेव रेक्टिफायर के। देखो, फुल वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस ऐसे है कि रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ दी साइकिल्स, दोनों भी साइकिल, नेगेटिव साइकिल हो पॉजिटिव साइकिल हो, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, या उसके आगे के भी पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स, उन हाफ साइकिल्स में करंट फ्लो होता है, रेक्टिफिकेशन हो रहा होता है। इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑब्वियस है, जो ज्यादा रेक्टिफाई करेगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। देन द रिपल इन द फुल वेव रेक्टिफायर इज लेस देन दैट ऑफ इन हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों ऐसा लग रहा है पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वैल्यू चेंज होता है
देन वापस 0 हो जाता है, देन वापस चेंज होता है। 0 के बाद उठना मतलब वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यूअस चल रहा होता है रेक्टिफिकेशन, इसीलिए कहा जाता है कि रिपल्स फुल वेव रेक्टिफायर में कम होते हैं। चलिए, देन ये तो हुआ रेक्टिफायर की कहानी। रेक्टिफायर में अगर आपको और एक चीज बताना चाहूं तो इफिशियंसी के बारे में अगर बताऊं तो इफिशियंसी जो है ना हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो अप्रोक्सीमेटली है 40.6% और इफिशियंसी फुल वेव रेक्टिफायर का अप्रोक्सीमेटली 80% है। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं, एक्यूरेट नहीं, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी के लिए। तो ये हुआ इफिशियंसी वाला पॉइंट, ठीक है। चलो आगे एक टर्म होता है रिपल फैक्टर, जो 1 मार्क 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। रिपल फैक्टर मतलब कुछ नहीं होता है, ये एक रेशियो है। रिपल फैक्टर मतलब ये आरएमएस वैल्यू जो है एसी कंपोनेंट का, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट divided by value of DC component। RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, ठीक है। इस चीज को हम लोग रिपल फैक्टर कहते हैं। ये रिपल फैक्टर मतलब इन दोनों का रेशियो है, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट। ओके तो ये रेशियो होता है। देन द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ द टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट इज कॉल्ड एज रिपल फैक्टर। इसे हम लोग रिपल फैक्टर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हुए, फिल्टर सर्किट क्या होता है। फिल्टर सर्किट नाम की एक चीज हमने वहां पर लगाई थी। फिल्टर सर्किट में हम लोग क्या लगाते हैं पता है क्या? फिल्टर सर्किट में हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। फिल्टर सर्किट में हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। अ फिल्टर सर्किट इज अ सर्किट विच रिमूव्स एसी कंपोनेंट और द रिपल फ्रॉम अ रेक्टिफायर आउटपुट एंड अलाउज ओनली द डीसी कंपोनेंट। ये होता कैसे वो आपको बताता हूं। चलो फुल वेव रेक्टिफायर का अगर मैं एग्जांपल लूं आपको, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। चलो इतने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटा डायग्राम बनाता हूं। चलो हो क्या रहा है, यहां पर वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? कैसे देखो, ये वैल्यू बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें डीसी चाहिए, डीसी डायरेक्ट करंट चाहिए। तो क्या होता है, कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो चार्ज को स्टोर करके रखता है तो वो क्या घर पे थोड़ी लेके जाएगा मेरे भाई। वो चार्ज को स्टोर करके रखने के बाद वो जब भी वैल्यू कम होने लगता है तो उसे चार्ज का वैल्यू देकर बढ़ाएगा, और जब कम होने वो नीचे जा रहा है ना तो वो उसे नीचे नहीं जाने देगा, उसको सपोर्ट करते रहेगा, भाई नहीं तू वैल्यू कम मत होने दे, बस यही काम है। देखो यहाँ पे वैल्यू बहुत कम था ना तो वो यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा देगा, देन यहाँ पे कम होने लगा है तो यहाँ पर भी वो वैल्यू को बढ़ाने लग जाएगा, देन इधर कम होते आया बढ़ा देगा, कम होने आया बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। उसके पास चार्ज है ना स्टोर किया हुआ, वो चार्ज है स्टोर किया हुआ, तो वो उसका यूटिलाइज करता है कंटिन्यूअसली, उसे कम नहीं होने देता है वैल्यू को। एक कांस्टेंट वैल्यू रखने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसीलिए फिल्टर सर्किट के बाद आपको इस तरीके से कुछ मिलता है। अच्छा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट तो हुआ नहीं है, ये स्ट्रेट हुआ नहीं है बस, बट इसे हम लोग पार्शियल डीसी कह सकते हैं। इससे तो बहुत अच्छा है ना भाई, इससे तो बहुत अच्छा है भाई ये, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट एसी ही था, ये डीसी कर रहा है थोड़ा बहुत तो भी, इसलिए हम लोग फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। यही यूज होता है फिल्टर सर्किट का, ये इजी सा चीज था। चलो कैपेसिटर फिल्टर देखो,
वही यहाँ पर भी इस डायग्राम में भी वही बताया है आपको, बताने का ट्राई भी वही किया कि जब वैल्यू कम होता है तो ये बढ़ा देता है, कम होने लगता है फिर बढ़ा देता है। उसके बाद जो चार्ज होता है स्टोर करके रखा हुआ, वो चार्ज इस चीज में हेल्प करता है। देन ये आपका एसी, ये रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से जब भी आपका जाएगा तो आपको एसी ही मिलता है, एसी ही मिलता है। तो वो एसी कैपेसिटर लगाने के कारण पार्शियल डीसी में कन्वर्ट होता है। और फिर हम लोग आगे वोल्टेज रेगुलेटर तो देखने ही वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर फिल्टर क्या होता है, देखो यूजेस क्या है कैपेसिटर फिल्टर के। अ कैपेसिटर फिल्टर सर्किट इज वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, स्मॉलर साइज एंड लाइट वेट। स्मॉलर साइज और लाइट वेट की वजह से यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज प्रेफर्ड फॉर स्मॉल लोड करंट्स। जहां पर भी छोटे छोटे लोड करंट्स होते हैं वहां पर ये यूज किया जाता है। देन इट इज कॉमनली यूज्ड इन अ बैटरी एलिमिनेटर्स। बैटरी एलिमिनेटर्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या यूज होता है, कैपेसिटर फिल्टर यूज होता है बैटरी एलिमिनेटर्स में। ओके चलो अभी आपको एक नोट लिख के देता हूं, याद रखिए ये चीज, आपको वैल्यूज एमसीक्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ सर ये तो बता दिया, कुछ नया बताइए। नया ऐसा है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज है तो इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही रहेगा। मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा था। लेकिन अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज है तो ये आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफायर में 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है इसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है। चलो ये हुआ आपका रेक्टिफायर वाला काम। अभी ये पीएन जंक्शन डायोड है ना, बहुत जगह यूज होता है। उसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं क्योंकि वो आगे काम आएंगे हमें। एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो वो तो आएगा ही आएगा भाई। लेकिन आगे हम लोग और वोल्टेज रेगुलेटर जो बचा है इस पार्ट का वो भी पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर भी ये हेल्प करेगा। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले वहां पर जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। जब भी पीएन जंक्शन डायोड बनता है ना, तो जो पीएन जंक्शन डायोड पे वो जंक्शन रीजन जो होता है ना, उसमें डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। डिप्लीशन रीजन मतलब क्या, ये आपको 11th वाला कॉन्सेप्ट है, बट शॉर्ट में बताता हूं। मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन हो जाते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होने के कारण वहां पर डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। डिप्लीशन रीजन मतलब क्या, वहां पर कुछ भी नहीं होता है और वो एक बैरियर जैसा एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन और होल्स को फ्लो होने में। क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब करंट नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स के केस में फ्लो होना भी करंट फ्लो होने का रीजन होता है। तो इसलिए वो बीच में बैरियर जैसा एक्ट करता है, उसे हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग कुछ स्पेशल पर्पस डायोड देखेंगे, स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड, जिसमें हम लोग देखेंगे जीनर डायोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग देखेंगे फोटो डायोड, सोलर सेल और लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, लाइट इमिटिंग डायोड तो हम लोग यूज भी करते हैं, एलईडी। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारी चीजों की पढ़ाई करेंगे। अभी जीनर डायोड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीनर डायोड से। जस्ट चलिए, जीनर डायोड का सबसे पहले सिंबल जान लीजिएगा। डायोड का सिंबल तो ऐसे ही होता है, डायोड का सिंबल ऐसे ही होता है। जीनर डायोड का सिंबल इस तरह से बताया जाता है। ऐसे अगर ये P और N को सीधा वर्टिकल लाइन होता है, उसको थोड़ा सा क्रॉस ऐसे दिखा दिया जाए ना, तो इसे हम लोग जीनर डायोड कहते हैं, जीनर डायोड। ओके, जीनर डायोड के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें आपको बता देता हूँ। जीनर डायोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस वाले मोड में वर्क करता है। रिवर्स बायस वाले मोड में मतलब पी टाइप हमेशा निगेटिव साइड को कनेक्ट रहेगा जीनर डायोड के केस में। क्यों ऐसा, तो उसका रीजन भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब ये रिवर्स बायस में अटैच होगा तो वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। जीनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बहुत बार क्वेश्चन आता है आपको। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ आपको, सिलेबस के अलावा है, बट जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में भी हो सकता है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप सुन लीजिएगा बस। ये फॉरवर्ड बायस मोड में भी हो सकता है, बट ये फॉरवर्ड बायस मोड में नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करता है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डायोड से हमें कुछ लेना देना
नहीं होता है। ओके, देन मैंने आपको एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बताया था डायोड का। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ग्राफ देखा था चैप्टर स्टार्ट करते ही, V और I। इधर क्या होता था, ये फॉरवर्ड बायस में इस तरीके से ग्राफ आता था और इधर इस तरीके से ग्राफ आता था। तो ये वाला जो वोल्टेज है ना, जिसे आप लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते थे, उसे अभी हम लोग जीनर वोल्टेज कहेंगे, VZ। VZ मतलब क्या, जीनर वोल्टेज, या इसे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी आप कह सकते हो। इसे हम लोग कहेंगे जीनर वोल्टेज। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने पढ़ लिया था, ग्राफ में चीज़ें क्या क्या थी वो भी हमने देख ली थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। चलो, जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड ऐड करके दिखा देता हूँ। जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है, चलो जंक्शन ब्रेकडाउन पढ़ लेते हैं अभी। जंक्शन ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है पता है क्या? अभी ये सबसे पहले तो PN जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस मोड में जब भी आप इसे ज्वाइन कर दो तो अभी देखो होता क्या है। जीनर ब्रेकडाउन मतलब क्या, जीनर ब्रेकडाउन नाम क्यों ऐसा ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकअप हो रहा है भाई, देखते हैं किसका ब्रेकअप हो रहा है। जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, ध्यान दीजिए मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये P टाइप होता है, ये N टाइप इधर लगा हुआ होता है और यहाँ पर कई बार ऐसे डिप्लीशन रीजन होता है। तो क्या होता है, अगर आप चीज़ें निगेटिव साइड में कनेक्ट करवा दो ना, ये आपको 11th वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। इधर मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, ये निगेटिव इधर होल्स को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव इधर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट अगर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाए, तो क्या होता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर फॉर्म हुए होते हैं, ये जो रीजन है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स फॉर्म हुए हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ, ये पेयर्स में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अचानक से एक वैल्यू ऐसा आ जाता है जिसे हम लोग जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, वहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ये हमने ग्राफ में देखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। अभी मैंने आपको तब बताया था कि क्यों करंट फ्लो होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग गया क्योंकि वो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए डिप्लीशन रीजन वाले, तो ये उसका रीजन था। अभी जीनर ब्रेकडाउन में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए देखो, अभी जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ एन ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड इज इंक्रीज बियॉन्ड क्रिटिकल वोल्टेज, द रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली टू अ हाई वैल्यू। रिवर्स करंट, जो रिवर्स बायस मोड था ना इधर वाला ग्राफ में, इधर एक क्वाड्रेंट है, इधर एक है, इधर जो करंट आएगा उसे फॉरवर्ड करंट कहेंगे, इधर जो करंट आएगा उसे रिवर्स करंट कहेंगे। तो उधर जो हाई वैल्यू हो जाता है और दिस क्रिटिकल वोल्टेज इज कॉल्ड एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। द डायोड इज डैमेज्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर डायोड डैमेज हो जाता है पूरा का पूरा। ब्रेकडाउन जो है ना इलेक्ट्रिकल, वो दो टाइप का हो सकता है, एक एवेलेंची ब्रेकडाउन और एक जीनर ब्रेकडाउन। एवेलेंची ब्रेकडाउन मतलब क्या, लैंडस्लाइड्स वगैरह देखे आप लोगों ने, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं, लैंडस्लाइड्स वो बहुत इजी एग्जांपल है एवेलेंची ब्रेकडाउन का, क्योंकि वो लैंडस्लाइड्स धीरे धीरे आराम आराम से हो रहे होते हैं, तो वो एवेलेंची ब्रेकडाउन है। जीनर में क्या है, देखो जीनर में वो ग्राफ में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तुरंत से करंट बढ़ रहा है, मतलब अचानक से ब्रेकडाउन हो रहा है, उस ब्रेकडाउन को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये हुए एवेलेंची ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन वाला कॉन्सेप्ट। चलो अभी जीनर डायोड पर शॉर्ट नोट लिखना है। देखो क्या होता है, मैं वो जो बोल रहा था कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो देखो क्या फिनोमेना क्या है। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज, रिवर्स वोल्टेज जब भी पीएन जंक्शन डायोड में इंक्रीज कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के अराउंड इंक्रीज हो जाती है। कब, जब मैं पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करा देता हूं। दिस रिजल्ट इन अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ऑन द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एट द जंक्शन। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का जो जंक्शन के ऊपर है। देन कोवैलेंट बॉन्ड विच होल्ड द सेमीकंडक्टर टुगेदर आर ब्रोकन, जो मैं बोल रहा था, ड्यू टू दिस फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। वो कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अलग और होल्स अलग। अरे भाई ये क्या हुआ, काय झालं सर है, कुछ भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, होल्स अलग हो गए, तो वो फ्लो होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगा, इसीलिए वो करंट शार्पली राइज करता है। देन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देन अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड रिजल्ट्स इन अ लार्ज करंट, जो मैं अभी बोला आपको। When the applied voltage is increased, the electric field across junction also increases and more electrons are removed from the covalent bond. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा उतना कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होगा। The net current is developed which increases rapidly with increase in the applied voltage. applied voltage के साथ साथ ये भी increase होने लग जाएगा। Then next क्या बोल रहा है वो, Zener breakdown occurs in a diodes which are heavily doped. ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ही जीनर डायोड, मतलब जीनर जो ये ब्रेकडाउन है वो कौन से डायोड में होता है, जो हेवीली डोप्ड होता है। हेवीली डोप्ड मतलब इंप्योरिटीज थोड़े ज्यादा मात्रा में डाले हुए थे, इंप्योरिटीज थोड़े ज्यादा प्रमाण में डाले उसमें। द डिप्लीशन रीजन इज नैरो इन सच डायोड्स। इन डायोड्स में डिप्लीशन रीजन ज्यादा बड़ा नहीं, नैरो होता है। देन जीनर ब्रेकडाउन डज नॉट रिजल्ट इन डैमेज ऑफ अ डायोड। जीनर ब्रेकडाउन डायोड में रिजल्ट के डैमेज नहीं करता है डायोड को, एवलांचे ब्रेकडाउन में डैमेज हो जाता है। ये था जीनर ब्रेकडाउन का केस। जीनर ब्रेकडाउन में अभी आपको क्या पढ़ना है, चलो एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए मैं उस मकसद से ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ग्राफ में 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। चलो ये जो होता है ना, ये वाला VZ होता है जीनर वोल्टेज। देन ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर जहाँ से करंट उठना चालू हुआ, ये 0.3 से लेकर 0.7 वोल्ट तक होता है। इसे आप नी वोल्टेज कहते हो, ठीक है। ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसे आप लोग कहते हो जीनर ब्रेकडाउन रीजन। इसे आप लोग क्या कहते हो, इसे आप लोग कहते हो जीनर ब्रेकडाउन रीजन। और इधर जो भी करंट आएगा उसे आप IR कहते हो, रिवर्स करंट। इसे आप लोग IR कहते हो, रिवर्स करंट, ठीक है। चलो ये I होता है और ये V होता है। ये हुआ फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। चलो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये सारी चीजें क्लियर हुई है आप लोगों को। जस्ट एक सेकेंड, चलो जीनर डायोड अभी क्या होता है। जीनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर जैसा एक्ट करता है, ये सारी चीजें हमें देखना है अभी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, तो मैं बहुत आराम से बताऊंगा। आप सुनिए पूरे अच्छे से, आराम से सुनिए इस चीज़ को।
क्या किया है मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कब यूज़ किया जा सकता है? जब इधर से हमारा कुछ इनपुट वोल्टेज रहेगा, उसको सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, इसलिए उसे RS नाम दिया गया है, सीरीज रेजिस्टेंस। देन उसी के बाद मैंने PN जंक्शन डायोड रिवर्स में लगाया है, इसका मतलब ये P है और ये N है, इसलिए इसे जीनर डायोड कहते हैं। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसे मैं VZ कहूँगा। VZ मतलब क्या? जीनर वोल्टेज। और ये V आउटपुट जो है, ये आउटपुट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट के जगह पर यहाँ पर मुझे VL लिखना पड़ेगा, VL, ठीक है। VL मतलब क्या? VL मतलब क्या? ये आउटपुट रहेगा आपके लिए, ओके, चलेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, इधर जो भी करंट फ्लो होगा, इधर जो भी वोल्टेज रहेगा, उस वोल्टेज को मैं VS कहूँगा। अभी इधर से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, उस करंट को मैं कहूँगा IS। क्यों IS? ये सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी नहीं, सॉरी, सीरीज रेजिस्टेंस से जो करंट है उसे IS कहा है मैंने। अभी किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एक होता है, जो करंट यहाँ पर आ रहा है ना, वही करंट इधर नीचे जाएगा, उसमें से ही थोड़ा पार्ट नीचे जाएगा और कुछ पार्ट आगे चला जाएगा, ठीक है। देन तो इसमें से इधर देखिए अभी क्या होता है, ये IS में से थोड़ा करंट इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा। तो ये कैसे दे सकता हूँ? ये जो करंट इधर जाएगा इसे IZ कहूँगा, जीनर करंट। और इधर जो करंट जा रहा है वो लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है, इसीलिए उसे IL कहूँगा मैं। अभी देखो, जैसे IS किधर किधर जा रहा है, IS ऐसे जा रहा था, वो दो जगह स्प्लिट हो रहा है। IS किधर किधर स्प्लिट हो रहा है? IZ में और IL में। तो ये मैं बोल सकता हूँ IS इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL। होता क्या है, जीनर है ना, वो बहुत ज़्यादा करंट ले सकता है। हमने देखा ना, जीनर ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें से इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करंट, बहुत बड़ा वैल्यू, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है। तो उसी वजह से अभी क्या होगा, जैसे जैसे मैं V इनपुट बढ़ाऊंगा, V इनपुट बढ़ाऊंगा मतलब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, उसके कारण करंट भी बढ़ेगा, सीरीज रेजिस्टेंस में IS भी बढ़ेगा। हाँ, ये बात सही है सर, IS भी बढ़ेगा। यहां तक तो क्लियर था। इसका मतलब IS बढ़ रहा है, IS बढ़ेगा मतलब ये ओवरऑल इनका एडिशन बढ़ेगा। ठीक से सुनिएगा, IS बढ़ेगा मतलब इन दोनों का ओवरऑल एडिशन बढ़ेगा। हाँ, फिर सर अभी इधर दोनों तरफ करंट बढ़ेगा? नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जीनर डायोड जो है ना, वो बहुत सारा करंट ले सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ले सकता है। तो इसीलिए ये करंट बढ़ने के बाद ये करंट बढ़ेगा, पूरा का पूरा करंट जितना भी बढ़ गया है वो पूरा का पूरा जीनर डायोड ले लेगा और ये IL कांस्टेंट रहेगा। क्या बात है सर, सच में? यस, ये IL का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, जो कि अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस था। तो ये उसका सिंपल मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा करंट ले लेता है, तो ये VZ क्या होता है? VZ कांस्टेंट होता है। अच्छा, और ये पैरेलल है ना, ये इसको पैरेलल है, आउटपुट जो आपको VL मिल रहा है ना, वो VZ को पैरेलल है ना, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो IZ ये बहुत ज़्यादा करंट ले लेगा और VZ तो सेम ही रहेगा, VZ चेंज नहीं होगा। तो VZ कांस्टेंट रहेगा और VZ कांस्टेंट रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ VZ और VL जो कि आपका V आउटपुट था, एक ही चीज़ है। क्या बात है, ये एक ही चीज है। मतलब VZ जो रहेगा वही VL रहेगा और वही आपका आउटपुट रहेगा। इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। उधर कितना भी करंट बढ़ने दो, कितना भी हंगामा होने दो, कितना भी उथल पुथल होने दो, ये चेंज नहीं होगा। आउटपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा जीनर डायोड के वजह से। इसीलिए इसे कहा जाता है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एक मिनट आप देख लीजिएगा इसको, कोई डाउट होगा तो। ठीक है, उम्मीद है मजा आया होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी। क्या है ना कि इधर जितना भी आप इनपुट वोल्टेज बढ़ा दो, करंट बढ़ने दो, लेकिन जीनर वोल्टेज जो है आपका आउटपुट वाला वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, ये हमने अभी देख लिया।
तो चलो देखते हैं कि जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्यों है, वो तो समझ गया, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। देखो जीनर डायोड इज यूज्ड व्हेन अ कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, it has a number of applications such as voltage regulator, fixed reference voltage provider in transistor biasing क्या होता है वो देखेंगे, peak clipper और limiter in a wave shaping circuit, protector against meter damage from accidental fluctuations। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसके, इन एप्लीकेशंस में वो यूज किया जाता है। चलो देन फोटो डायोड क्या होता है, अभी हमने जीनर डायोड पढ़ा, जीनर डायोड ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी हम देखेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड कैसे वर्क करता है। फोटो डायोड में आपको फोटो डायोड का सिंबल देखो, डायोड सबसे पहले तो ये ऐसे होता है। फोटो डायोड कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपको बताता हूँ पहले। देखो आप लोगों ने बर्गलर अलार्म सुना होगा, बर्गलर अलार्म कहाँ कहाँ मूवीज वगैरह में देखा होगा, ऐसे कुछ रेज आ रहे होते हैं और वो रेज में बीच में अगर हाथ आ जाए, चोर वगैरह आ जाता है तो वो अलार्म बजने लगता है, वहाँ फोटो डायोड यूज होता है। देन और कहाँ यूज होता है सर, नोट काउंटिंग की जो मशीन होती है उसमें भी फोटो डायोड यूज किया जाता है। अच्छा, नोट काउंटिंग मशीन में भी फोटो डायोड यूज होता है, यस। देन ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ फोटो डायोड यूज होता है। एग्जाम्पल, मॉल्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए भी कभी कभी एक मशीन लगाया होता है, उसमें भी फोटो डायोड होता है। अच्छा सर इतना बता रहे हो, इंटरेस्ट आने लगा है, अब फोटो डायोड का वर्किंग बता दो बस। ओके चलिए आ जाइए, वर्किंग बता देता हूँ फोटो डायोड का। फोटो डायोड क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट आएगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये। चलो देखते हैं इसका वर्किंग। इट जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। It also called as a photo detector or photo sensor. It operates in reverse biased mode. ये reverse biased mode में ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये फोटो डायोड के कुछ इंट्रोडक्शन था। अभी देखिए फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है, इसका मतलब ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप एन टाइप है तो पी टाइप आपको निगेटिव टर्मिनल को लगाना पड़ेगा और एन टाइप आपको पॉजिटिव को लगाना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। अच्छा देन ये लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, मतलब ये लाइट ले रहा है ना, लाइट ले रहा है, इसलिए इसका सिंबल ऐसे दिखाया जाता है, ये पीएन जंक्शन डायोड। और इस पे अगर ऐसे एरोस दिखा दो तो लाइट आने वाले एरोस है ये, तो ये हो जाएगा आपका फोटो डायोड। चलो ये हुआ आपका फोटो डायोड। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है फोटो डायोड का, ये हमें देखना है अभी। देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो फोटो डायोड में ये आपका P, ये आपका N, पीएन जंक्शन जब भी बनता है, पीएन जंक्शन डायोड जब भी बनता है तब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। अच्छा ऊपर नहीं लिख सकता, ओके, एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। देन हमें पता है कि इधर मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर ही उन सबका रिकॉम्बिनेशन हुआ होता है। अभी क्या होता है, इस रीजन पर ना लाइट आके गिरता है, इस रीजन पर लाइट आके गिरता है। अच्छा लाइट आने से होता क्या है सर, लाइट आने से होता ये है कि लाइट जब भी डिप्लीशन रीजन पे आके गिरेगा, लाइट किधर आके गिरेगा, लाइट आके गिरेगा डिप्लीशन रीजन पर। ओके लाइट डिप्लीशन रीजन पे आके गिरेगा। इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इनके बीच में बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वापस पिछले वाले जैसा। यस, वो लाइट के कारण वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और ये फ्री हो गए तो वो कंडक्शन कराएंगे, मतलब करंट फ्लो कराएंगे। तो यही रीजन है, जब भी लाइट आएगा किसी चीज पर, अगर पीएन जंक्शन डायोड ऐसे यूज किया गया है, उस पर लाइट लाया जा रहा है तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड डिप्लीशन रीजन के ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्री हो जाएंगे और वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे और वो कंडक्शन करवाएंगे। मतलब लाइट स्टॉप हो गया तो लाइट स्टॉप तो करंट स्टॉप।
लाइट आना स्टॉप कर दिया तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कौन करेगा मेरे भाई, हम जाके हथौड़े से तो नहीं तोड़ेंगे उसे, हाँ, तो तब करंट स्टॉप हो जाएगा। बस यही तो मैकेनिज्म है। नोट काउंटिंग मशीन में नोट नहीं होती है तब तक वो लाइट पास हो रहा होता है, नोट आ गई तो वो लाइट स्टॉप, करंट स्टॉप, वापस से नीचे गया लाइट ऑन, अगली नोट आने तक अगली नोट आ गई, वापस से लाइट स्टॉप, करंट स्टॉप। करंट ऑन ऑफ स्विच कितनी बार हुआ ये काउंट होता है और तब आपको नंबर्स पता चलता है नोट्स का। ऑब्जेक्ट्स में भी यही चीज होता है, ऑब्जेक्ट्स में भी मतलब वो नंबर ऑफ काउंटिंग के लिए जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये कंडक्शन कराएंगे फ्री होने के कारण। ओके, तो ये था आपका फोटो डायोड। अभी इसका ग्राफ आपको बता देता हूं मैं, जस्ट एक सेकेंड वेट करना। एक सेकेंड, अभी देखिए, चलिए इसका डायोड में क्या होता है, जितना आप रिवर्स बायस वोल्टेज देखो, रिवर्स करंट देखो, देखो ये इधर ऐसे जाएगा, देन ये इधर से आपको ऐसे आते हुए मिलेगा ये ग्राफ, इधर से बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे आपको आते हुए, कुछ नहीं है, इधर V है और ये इधर I है करंट, ठीक है, और ये करंट जो है ना ये रिवर्स करंट है। ओके, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये नेगेटिव में होता है, ठीक है, बस यही है, इसे ही कहते हैं आप लोग IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। जस्ट वेट अ सेकेंड, चलो ध्यान दो अभी यहां पर, बाद में अभी क्या पूछा जाता है आपको, लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी और जो रिवर्स करंट होता है ना उसका ग्राफ निकालना होता है। यार देखो, जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा वो उतना कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक कराएगा, जितना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कराएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर अलग अलग होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर अलग अलग होंगे कंडक्शन के लिए उतना ज़्यादा करंट रहेगा, तो इतना ज़्यादा करंट रहेगा, लेकिन ये पहले बढ़ता है देन बाद में कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है तो इसे हम लोग IS कहते हैं, जिसे कि सैचुरेशन करंट कहेंगे, ठीक है। देन स्टार्टिंग में हम लोग इंटेंसिटी आ रहा होता है फिर भी करंट नहीं आता है तो उसे ID कहते हैं, ID मतलब डार्क करंट कहते हैं उसको, डार्क करंट मतलब तब तक अंधेरा ही होता है इसलिए उसको डार्क करंट कहते हैं, ठीक है। चलो ओके सर, ये तो क्लियर हो गया। देन चलो आगे एक टर्म होता है, व्हाट इज डार्क रेजिस्टेंस। डार्क रेजिस्टेंस मतलब क्या, RD से डिनोट किया जाता है। डार्क रेजिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय डार्क करंट, इसे हम लोग डार्क रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज एंड इट्स डार्क करंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ फोटोडायोड व्हिच व्हेन इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड। ये ऐसा रेजिस्टेंस होता है जब वो इल्यूमिनेट नहीं होता है, इल्यूमिनेट नहीं होता है तब तक ही हम लोग इसे कहते हैं डार्क रेजिस्टेंस ऑफ फोटोडायोड। चलो देन अभी फोटोडायोड के एडवांटेजेस क्या क्या है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड। देखो, इसका क्विक रिस्पांस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आएगा इसका रिस्पांस बहुत जल्दी से हो जाएगा। देन और क्या होगा, लीनियर रिस्पांस रहेगा इसका। लीनियर रिस्पांस मतलब क्या, रिवर्स करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी को लीनियरली प्रोपोर्शनल है। देन हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, फटाफट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, बहुत इजी एडवांटेज, इसीलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है। देन वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पांस मतलब
सिलिकॉन अलग अलग वेवलेंथ के लिए 190 नैनोमीटर से लेकर 1100 नैनोमीटर तक के इतने बड़े वेवलेंथ के रेंज में ये रिस्पॉन्स देता है। देन इसका कॉस्ट रिलेटिवली लो होता है। ये उसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। देन एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड, क्या क्या एप्लीकेशन है? काउंटर एंड स्विचेस में, बर्गलर अलार्म सिस्टम में, डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशंस, सर्किट इन विच फास्ट स्विचिंग एंड हाई स्पीड ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, फास्ट स्विचिंग और हाई स्पीड ऑपरेशन जिसमें लगते हैं वो। देन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब क्या? फाइबर ऑप्टिक्स आपने सुना होगा, बस उसमें ऑप्ट कपलर्स यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। देन फोटो सेंसर्स डिटेक्टर्स में, देन सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स, फायर और स्मोक डिटेक्टर्स में भी यही यूज होता है, फोटो डायोड। चलो ये हुआ आपका फोटो डायोड। चलो अभी नेक्स्ट आता है सोलर सेल, सोलर पैनल, सोलर सेल्स। ये आप लोग बहुत बार सुनते हो और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि सोलर सेल्स क्या होते हैं। देखो सोलर सेल्स मतलब एक ऐसे फोटोवोल्टाइक डिवाइस है विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सोलर सेल। सोलर एनर्जी को और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सोलर सेल। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। चलो स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल देखना है। इसमें भी क्या है, सोलर सेल मतलब कुछ नहीं यार, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है। अच्छा, जीनर डायोड देखा, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया था। देन फोटो डायोड देखा, वो भी रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो इसको एक्सटर्नली बैटरी ही अटैच करना नहीं होता है। बाइसिंग नाम का एक प्रोसेस होता है, बाइसिंग नाम का एक प्रोसेस होता है। बाइसिंग मतलब क्या, एक्सटर्नली बैटरी अटैच करना कोई भी डायोड को, उसे। इसमें बाइसिंग ही नहीं किया जाता है। क्यों? अरे भाई ये खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इसको क्या एक्सटर्नली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो चलो इसका पहले मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ, आपको बहुत इजी वाला डायग्राम बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जो कि बहुत ही थीन लेयर होता है उसका, और नीचे पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। एन टाइप होता है, देन पी टाइप होता है, देन यहाँ पर डिप्लीशन रीजन रहेगा। चलिए अभी ध्यान देते हैं हम लोग, एन और पी टाइप है। एन टाइप में क्या होता है, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। देन पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में मेजोरिटी में होल्स होते हैं। चलिए ठीक है। देन इधर से क्या किया जाता है, इधर से एक कांटेक्ट दिया जाता है उसको। ये सामने से है ना, ये कांटेक्ट सामने से, इसीलिए इसे फ्रंट कांटेक्ट कहा जाता है। देन इधर एक रेजिस्टर लगा दिया जाता है, लोड रेजिस्टर, और इधर से भी एक कांटेक्ट दे दिया जाता है इसको। ये जो कांटेक्ट है ये पीछे से दिया जाता है, इसलिए ये पीछे से दिए जाने वाले कांटेक्ट को रियर कांटेक्ट कहते हैं हम लोग, और इस कांटेक्ट को हम लोग फ्रंट कांटेक्ट कहते हैं। अच्छा, अभी इसका वर्किंग नहीं बताया, बस इसका मैंने कंस्ट्रक्शन बताया आपको। अभी वर्किंग तो अभी स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो इसका वर्किंग देखते हैं हम लोग। देन ये जो सरफेस होता है ना, इस सरफेस पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगा दी जाती है। इस पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगा दी जाती है। देन होल्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैथोड वाली साइड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड कहते हैं हम लोग, और होल्स को हम लोग एनोड कहते हैं। होल्स को मैं ऐसे सर्कल से दिखा रहा हूँ, बस होल है ऐसे, ओके ठीक है। देन चलो आगे, अभी इसका वर्किंग क्या होता है पता है क्या, ये इधर से सनलाइट आता है, और सनलाइट, ये एन टाइप वाला जो लेयर है ना, ये एन टाइप वाला लेयर बहुत पतला है पी टाइप के कंपैरिजन में। क्यों? जानबूझकर किया गया है,
ताकि ये जो सनलाइट आ रहा है वो सनलाइट यहाँ पर अंदर डिप्लीशन रीजन में एंटर कर सके। डिप्लीशन रीजन में क्यों उसको एंट्री चाहिए? जो पीछे हो रहा था फोटोडायोड में वही इधर हो रहा है। जब सनलाइट इधर डिप्लीशन रीजन में आ जाएगा, डिप्लीशन रीजन में आने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो रिकम्बाइन हो चुके थे उनके बीच के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री हो जाएंगे कंडक्शन के लिए। बस इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री हो गए कंडक्शन के लिए तो वो फ्लो करेंगे और करंट मिल जाएगा। यही हमारा वर्किंग होता है सोलर सेल का। उम्मीद है मज़ा आया होगा आपको इसमें। ठीक है, चलो इसका कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो वर्किंग क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन। दीज आर फोटो जनरेटेड कैरियर्स। फोटो जनरेटेड कैरियर्स। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड साइड। मैंने बताया कैथोड और एनोड साइड में कलेक्ट किए जाते हैं। द कैरियर्स आर एक्यूमुलेटेड एंड जनरेट अ वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। द कैरियर्स है वो एक्यूमुलेट होते हैं और वो जनरेट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। देन पावर दस प्रोड्यूस्ड इज डिसिपेटेड इन द लोड रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जो पावर प्रोड्यूस हुआ है ना वो डिसिपेट होता है लोड रेजिस्टेंस में, सर्किट में, जो कि सोलर सेल के अक्रॉस लगाया गया है। पावर प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या हुआ? हमें करंट मिल गया ना भाई, पावर प्रोड्यूस हुआ मतलब। बस यही सिंपल सा वर्किंग है सोलर सेल का। शॉर्ट नोट आता है बहुत बार, ये जो स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड्स देख रहे हैं हम लोग इसमें। देखो देन अभी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है ध्यान दीजिए। इधर वी होता है, इधर आई होता है। इसका ग्राफ कैसे आता है पता है क्या? इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। हाँ, अभी यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे आता है? यहाँ पर एक करंट होता है, उसे ISC कहते हैं। ISC, SC मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट करंट। और यहाँ पे VOC होता है। VOC मतलब क्या? ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? बहुत बार सुनते हैं वर्ड शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भाई शॉर्ट सर्किट होता तब है जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन वोल्टेज जीरो होता है। तो देखो यहाँ पे आपको पावर जो है ना, पावर यहाँ पे जीरो मिलेगी। कैसे पता चला सर? पावर का फॉर्मूला होता है VI, P = VI होता है। शॉर्ट सर्किट में V जीरो होता है, V जीरो होता है, इस वजह से P भी जीरो आ जाएगा। अच्छा, और VOC ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट में भी P जीरो रहेगा क्योंकि I जीरो है यहाँ पर। सर तो पावर मिलेगा ही नहीं क्या? नहीं मिलेगा। एक पॉइंट ये ऐसा आता है जहां पर आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, वेयर V का भी कुछ वैल्यू होता है और I का भी कुछ वैल्यू होता है। दोनों का वैल्यू चाहिए, दोनों में से अगर कोई जीरो है तो वो जीरो पावर देगा। चलो ये हुआ ग्राफ, ये बहुत बार आता है, 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इजी सा ग्राफ है। देन सोलर सेल के यूजेस क्या क्या है वो हमें देखने हैं अभी। चलो सोलर सेल के यूजेस देखते हैं अभी हम लोग। Solar cells are used for charging the batteries during daytime so that batteries can supply power during night. Batteries चार्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं। They are useful at remote places for supplying the power. ये यूजफुल है रिमोट प्लेसेस पर पावर सप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लाइक कैलकुलेटर, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल्स। अभी तो बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स भी इस पे वर्क करने लगे। कम्युनिकेशन स्टेशंस एंड लक्स मीटर टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऐसे बहुत सारे यूजेस है जहां पर हम लोग सोलर सेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड वाला उसका डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड। पहला हमने देखा था जीनर डायोड, देन हम आए थे फोटो डायोड पर, फिर हम लोगों ने सोलर सेल देखा। अभी हमारा बचा है LED विच इज कॉल्ड एज लाइट इमिटिंग डायोड। चलो ये डायोड का सिंबल है, ये हमारा P टाइप, ये हमारा N टाइप। अभी फोटो डायोड में लाइट आने वाला था, एरो इधर से एरो जाने वाला है। क्यों पता है? LED लाइट लाते हैं, LED ट्यूब लाइट चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में जाते हैं तो। क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ना हमें LED जो इफिशियंट होते हैं, ऐसा हम लोग सुनते हैं, तो वो देखेंगे क्यों इफिशियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी देते हैं, तो इसीलिए वो रोशनी देते हैं, मतलब लाइट इमिट करते हैं, इसीलिए नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, LED कहते हैं उसे। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन लाइट एनर्जी में करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। इसका वर्किंग वगैरह भी देखेंगे हम लोग। देखो कैसे होता है। और ये जो है ना, पहले जीनर डायोड रिवर्स में था, फोटो डायोड रिवर्स में था, सोलर सेल को तो बाइसिंग की जरूरत ही नहीं थी। और ये जो LED है ना,
लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट इमिटिंग डायोड मेरे भाई फॉरवर्ड बायस में, चलो द लाइट इमिटिंग डायोड और एलईडी एज इट इज मोर कॉमनली कॉल्ड एज डायोड विच इमिट्स लाइट व्हेन लार्ज फॉरवर्ड करंट पासेस थ्रू इट। लार्ज फॉरवर्ड करंट कब पास होता है? जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तब लार्ज फॉरवर्ड करंट पास होता है उससे। ठीक है, ओके सर। चलो इसका वर्किंग वगैरह देखेंगे अभी हम लोग, कंस्ट्रक्शन वगैरह बाद में देखते हैं। देखो क्या है, इधर आपका P साइड होता है, इधर आपका N साइड होता है, और PN को जब आप जोड़ दो तो आपको एक डिप्लीशन रीजन मिलता है। हाँ, PN को जब जोड़ दो तो एक डिप्लीशन रीजन मिलता है, वेयर इधर मेजॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर मेजॉरिटी में होते हैं होल्स। चलो इलेक्ट्रॉन और होल्स की तो बात हो गई। देखो एलईडी जो है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इधर पॉजिटिव साइड रहेगा, इधर नेगेटिव साइड रहेगा। अभी देखिए एलईडी में जो भी करंट फ्लो होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब वो ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर का होता है। इतना कम होता है सर? यस, इतना कम होता है। देखो अभी जब भी इसमें से ये ज्वाइन कर दिया मैंने, बैटरी अटैच कर दी, तो मुझे बताओ ये प्लस और ये पी साइड होल और ये पॉजिटिव, होल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसा हम लोग मानते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल होल को क्या करेगा? रिपेल, तो वो इधर पुश होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, वो इधर पुश होगा, इधर पुश होने से डिप्लीशन रीजन कम होने लगेगा, डिप्लीशन रीजन कम होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन और होल से उनका रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा, यहाँ पर जो पास में आ रहे हैं ना अभी, और रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब भाई उसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो जब लार्ज फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है वो लाइट इमिट करने लगता है। लार्ज फॉरवर्ड करंट फ्लोज इट इमिट्स द लाइट, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। चलो यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो तो आगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। इन एलईडी द एन रीजन इज हेवीली डोप्ड। एन रीजन क्या होता है? हेवीली डोप्ड होता है देन द पी रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। क्यों? एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जाएगा तो वो ज्यादा फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे तो करंट मिलेगा आपको। एलईडी पीएन जंक्शन इज एनकेस्ड इन अ डोम शेप्ड ट्रांसपेरेंट केस। ऐसा डोम शेप ट्रांसपेरेंट केस में होता है, आपको कभी भी एलईडी बल्ब ऐसा खुला नहीं मिलेगा, ठीक है, सो दैट लाइट इज इमिटेड इन यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मिनिमाइज्ड। मतलब लाइट हर डायरेक्शन में जाए इसलिए वो थोड़ा कर्व होता है। देखो डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड इसीलिए ताकि हर डायरेक्शन में लाइट जा सके। देन metal electrodes are attached on either side of the PN junction diode. metal electrodes P और N साइड जंक्शन में दोनों में भी अटैच किया जाता है, जो कि सर्व करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का पर्पस। देखो द लार्जर लेग ऑफ एलईडी इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड। लार्जर वाला लेग जो होता है ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है या उसे एनोड कहते हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट है। एलईडी जो है वो फैब्रिकेटेड इन सच ए वे दैट लाइट इमिटेड इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड इन द मटेरियल। ऐसे बनाया जाता है वो लाइट को, फैब्रिकेट ऐसे किया जाता है उसको कि वो वापस से रीअब्सॉर्ब ना हो उसका लाइट। देन इट इज इंश्योर्ड दैट द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस फॉर मैक्सिमम लाइट आउटपुट। देन वर्किंग क्या है? व्हेन द एलईडी इज फॉरवर्ड बायस्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन बैंड रिकम्बाइन विद द होल्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड। मैं बता रहा था ना इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं होल्स के साथ जो कि वैलेंस बैंड में होते हैं। sufficient energy produced photons which emits monochromatic light। एक sufficient energy मिलती है photons को प्रोड्यूस होने में, तो वहां से photons निकलते हैं। photons मतलब क्या होता है? लाइट होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। देन बिकॉज ऑफ द थीन लेयर अ reasonable number of these photons can leave the junction and emitted colored light। कलर्ड लाइट इमिट करता है जो कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, उसके वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो कलर भी चेंज होने लगता है। द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड करंट। जितना ज्यादा फॉरवर्ड करंट रहेगा उतना ज्यादा लाइट बाहर आएगा। दस हाइयर द फॉरवर्ड करंट हाइयर इज द लाइट आउटपुट। फॉरवर्ड करंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा लाइट का आउटपुट होता है। द गिवन फिगर शोज द इमिशन ऑफ लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइंस। ये डायग्राम आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा।
चलिए, ये था हमारा एलईडी का वर्किंग। देन एलईडी का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर एलईडी बहुत इजी है। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड में होता है, तो फॉरवर्ड में हमें पता था कि वो ग्राफ कैसे आता है, तुरंत करंट फ्लो होने लगता है। ये ग्राफ ऐसे आता है, कुछ भी नहीं है इस ग्राफ में। ये ग्राफ हम लोग 4 से 5 बार देख चुके हैं अभी। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। देन अभी इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि इजी पॉइंट है एडवांटेजेस। वैसे ये पीडीएफ तो आपको मिलने ही वाला है पीजीएमएन ऐप के ऊपर। ये एनर्जी इफिशिएंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आउटपुट देते हैं वो लेस इलेक्ट्रिकल पावर के कंजम्पशन पर। लॉन्ग लाइफ होता है, मतलब 50,000 आवर्स और उससे ज़्यादा ये चल सकते हैं अगर अच्छे से मैन्युफैक्चर्ड किए जाए। रग्ड मतलब क्या, एलईडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट लाइट्स, SSL। They are made up of solid material and no filament or tube or bulb to break। मतलब ऐसे ब्रेक होने के लिए बल्ब फिलामेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसे रग्ड कहा गया है, रग्ड। देन ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड, मतलब पहले ट्यूबलाइट्स आते थे देखो पुराने जमाने में, वो चौक हिलाना पड़ता था, वो चौक हिलाने के बाद ही वो स्टार्ट होते थे। तो ये वैसा नहीं होता है, इसमें कुछ ऑलमोस्ट कुछ भी वार्म अप पीरियड नहीं होता है। इमिटेड लाइट जो होता है वो नैनो सेकेंड्स में इमिट होने लगता है बहुत। एक्सलेंट कलर रेंडरिंग, कलर रेंडरिंग मतलब बहुत सारे कलर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है और कंट्रोलेबल होता है, उसका ब्राइटनेस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो ब्लू लाइट का क्वालिटी है ना वो बहुत हैजार्डस है और टेम्परेचर डिपेंडेंस है। टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसका नेचर चेंज होने लगता है, लाइट कम ज़्यादा होने लगता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाई इनिशियल कॉस्ट, पहले हाई इनिशियल कॉस्ट है, अभी तो आप कहोगे कि सर इजीली अवेलेबल है, ऐसा बोल रहे थे, लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट है बट इनिशियल हाई इनिशियल कॉस्ट है, बनाने में कॉस्ट लगता है स्टार्टिंग में, बाद में नहीं। चलो अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी, ये बहुत सारे, बर्गलर अलार्म में भी एलईडी यूज होता है, काउंटर्स में भी यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इंडिकेटर लैंप्स में होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में होता है, डिस्प्ले स्क्रीन में होता है, सेलफोन में होता है, हैंडसेट में एलईडी होता है ना। अभी आप लोगों की जो मोबाइल से अभी जो आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मैं मुझे देख रहे हो, ये यूट्यूब चैनल पर लेक्चर देख रहे हो सभी वन शॉट महारिविजन के पीजीएमएन चैनल पर, तो ये आपका स्क्रीन एलईडी है, ठीक है। ये जिस पे मैं अभी ये पीपीटी शो कर रहा हूँ आपको, ये भी एलईडी ही है। देन एलईडी टेलीविजन, व्हीकल के हेडलैम्प्स, डोमेस्टिक एंड डेकोरेटिव इल्यूमिनेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारी चीज़ें। देन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अच्छा, नाम में क्या है? बीजेटी है ये, बीजेपी नहीं भाई, बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो सबसे पहले तो बायपोलर, बायपोलर मतलब इसमें दो पोल्स होंगे, सॉरी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका मतलब इसमें दो जंक्शंस होंगे। दो जंक्शंस मतलब कैसे बनेंगे यार? वहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उसमें अभी जाइए मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अभी सबसे आप पहले दो टाइप के बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। अच्छा, इसका मतलब क्या है एनपीएन पीएनपी का? यहाँ पे ऐसे अगर मैं कोई भी एक सेमीकंडक्टर को दो के बीच में सैंडविच कर दूं, मतलब अगर इधर एन लूँ इधर एन लूँ, पी को बीच में दबा दूं, तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। पी ये और यहाँ पर पी और बीच में एन ले लूँ तो वो पीएनपी कहलाएगा। यहाँ पर देखिए कितने टर्मिनल से इसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, 1 2 3 टर्मिनल है। जंक्शन कितने फॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पर 2 जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं मेरे भाई। चलो देखो, अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग 2 जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल्स। 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल होते हैं। द करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, हेंस इट इज कॉल्ड बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी वजह से इसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा गया है। सबसे पहले तो आपको ये करेक्शन बता दूं, जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें ये चीज़ सही दी हुई है, मतलब आपको उसमें करेक्शन दिया हुआ है। ये पुराना टेक्स्ट बुक का फोटो है, इसलिए ये एनपीएन नहीं है, ये पीएनपी है और ये एनपीएन है। तो ये एक्चुअल में ये डायग्राम गलत है, आप लोग चेक कर सकते हो। इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ। देन अभी हम लोग पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता क्या क्या है, देखो। एनपीएन
सर आप सेम सेम नहीं बना रहे हो। यस बेटा, सेम सेम नहीं है, ये ऐसे ही साइजेस है। चलो अभी क्या है ना, अभी यहाँ पर तीन चीजें होती है। तीन चीजें क्या होती है, ये एक इमीटर होता है जो इमिट करेगा होल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, ये एक बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। इधर भी ये इमिटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। कुछ इमिट करने वाला चाहिए, कोई कलेक्ट करने वाला चाहिए, उनको ट्रांसफर करने वाला एक चाहिए। तो ये तीन चीजें। चलो इमिटर जो है ना, ई मतलब इमिटर, ये हाईली डोप्ड होता है। ये कैसे होता है, हाईली डोप्ड इमिटर। छोटा सा दिखता है, दिखने में छोटा है बट डोपिंग बहुत ज्यादा है। मूर्ति लहान कीर्ति महान है ये चीज, ठीक है, आता लक्ष द्या। इमिटर हो गया। देन बेस है। बेस क्या होता है, बेस लेस डोप्ड होता है। बेस जो है वो लेस डोप्ड होता है। देन जो कलेक्टर है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, मतलब बेस से थोड़ा ज्यादा लेकिन इमिटर से कम। कैसे होता है ये, मॉडरेटली डोप्ड होता है। डोपिंग मतलब क्या, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। चलो अभी ये जो लिखा है, देखा है हमने, वो देखते हैं अभी हम लोग। जस्ट वेट अ सेकेंड। अभी देखो, टू डायोड एनालॉग ऑफ बीजेटी इमिटर ठीक होता है, हेवीली डोप्ड होता है। दिस सप्लाइज अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इसमें फॉर द करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। ये इमिटर। बेस क्या होता है, ये थीन होता है। थीन मतलब पतला सा होता है, लाइटली डोप्ड होता है, और ये बीच वाला लेयर होता है बेस। देन कलेक्टर, कलेक्टर ठीक होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है। एरिया लार्ज होता है इसका इमिटर और बेस के कंपैरिजन में, लेकिन ये एरिया है जो मेजर पोर्शन कलेक्ट करता है मेजॉरिटी कैरियर्स का। अगर इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उधर से इमिटर से, तो ये उन्हें बहुत ज्यादा कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको नाम दिया है कलेक्टर। इसीलिए इसका एरिया भी ज्यादा रखा है ताकि ये कलेक्ट कर पाए चीजों को। ओके, और जब ये कलेक्टर हीट डिसिपेट करने में भी थोड़ा हेल्प करता है। अगर कोई चीज गर्म हो जाए, करंट आने के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है, एच का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है, I²RT। हाँ, तो उसके वजह से हीट होता है, तो ये डिसिपेट करने में भी हेल्प करता है। चलो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे डिप्लीशन रीजन। द डिप्लीशन रीजन आर फॉर्म्ड एट द इमिटर बेस जंक्शन एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन। जहां भी पीएन या एनपी आप एक साथ जोड़ दो ना, वहां पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा। Then current, the emitter current IE, the base current IB and the collector current IC is as indicated in the diagram। अभी देखो, इमिटर से जो भी करंट फ्लो होगा उसे हम लोग IE कहेंगे, इमिटर करंट। बेस से जो भी करंट फ्लो होगा उसे हम लोग IB कहेंगे, बेस करंट। और कलेक्टर से जो भी करंट फ्लो होगा उसे हम लोग IC कहेंगे, कलेक्टर करंट। ठीक है, अभी डायग्राम वगैरह तो देखेंगे हम लोग। देन रेजिस्टेंस क्या होता है, इमिटर बेस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस। इमिटर बेस जो है ना, वो जंक्शन में रेजिस्टेंस लो है, वाइल बेस कलेक्टर जो जंक्शन है ना, उसमें रेजिस्टेंस हाई। इसका रीजन भी देखेंगे हम लोग, ऐसा क्यों होता है। तो ये डायग्राम तो आपको दिया है, बट ये डायग्राम मैं आपको बताता हूं, जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए देखिए डायग्राम, इधर से जो करंट जा रहा है IE। एक चीज याद रखना, एक स्कीम होती है, आपने न्यूज में सुना होगा EBC। हाँ सुना तो है सर, तो वो याद रखना, EB मतलब IE, B मतलब IC और B मतलब IB और C मतलब IC। जो भी इमिटर से करंट जाएगा वो बेस और कलेक्टर में ही जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने जेनर डायोड, जब वोल्टेज रेगुलेटर वाला उसका फंक्शनिंग देख रहे थे, वर्किंग देख रहे थे, तब हमने ये देखा था जंक्शन लॉ। तो जो करंट इधर से जाएगा इमिटर से, वही उसका थोड़ा पार्ट बेस में जाएगा, थोड़ा कलेक्टर में जाएगा। तो IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देन चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग वर्किंग कैसे है PNP ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अभी आपको PNP का भी पूछा जा सकता है, और आगे मैं अगर दिखाऊं तो NPN का भी पूछा जा सकता है। तो एक ही देखेंगे, आपको दूसरा एग्जैक्ट सिमिलर होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम सब लोगों ने पढ़ लिया है यार।
ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है, तो हम लोग डायरेक्टली इसके वर्किंग के पे जाएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के। कैसे होता है देखो, ये से आपका ट्रांजिस्टर है एन, ये छोटा सा पी और ये बड़ा सा एन, ठीक है। देन इधर क्या होगा, इधर एक रेजिस्टर लगा दिया जाएगा, इधर एक बैटरी लगानी है अभी, तो वो बैटरी लगाने के लिए मैं जगह छोड़ाऊँ। देन ये बेस वाला रीजन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। देन इधर से भी एक बैटरी लगा दी जाती है। चलो अभी ये बैटरीज कैसे लगाएंगे सर, बैटरीज ऐसे लगाएंगे, ये निगेटिव एन को कनेक्टेड है, निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों ऐसे पता है, चलिए हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव एन को कनेक्टेड है और इस साइड में पॉजिटिव एन को कनेक्टेड है। अच्छा अभी ये वोल्टेज V रहेगा। अच्छा मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट इमीटर है, ये वाला पार्ट बेस है, ये वाला पार्ट कलेक्टर है। जो वोल्टेज इमीटर और बेस के बीच में लगाया जाएगा उसे मैं कहूँगा VEB। ओके इसे VEB कहा है, ये इमीटर और बेस के बीच में लगाया गया है, और इसे मैं VCB कहूँगा क्योंकि ये कलेक्टर और बेस के बीच में लगाया गया है। ये हुआ आपका NPN ट्रांजिस्टर। देखो NPN ट्रांजिस्टर में डायग्राम भी वैसे ही दिख रहा है आपको, यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर में भी ऐसा ही डायग्राम आपको दिख रहा था। इधर भी ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है और वो रिवर्स बायस्ड होता है, ऐसे ही रखा जाता है। यहाँ पर इधर वाला इमीटर वाला साइड फॉरवर्ड बायस्ड होता है क्योंकि इधर से करंट भेजना होता है हमको, इसीलिए, बाकी कोई भी उसका अलग रीजन नहीं है। इमीटर क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। चलो यार, तो हम लोग इसी डायग्राम में अभी करंट वगैरह वाली भी चीजें देख लेंगे। ये क्या होता है, ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट तो समझ गया सर। देन इधर से जो करंट जाएगा ना इमीटर से, उसे हम लोग IE कहेंगे। देन जो करंट इधर से बेस से जाएगा उसे IB कहेंगे और इसे IC कहेंगे। और इन तीनों का रिलेशन मैंने अभी आपको बताया, EBC याद रखिए, IE = IB + IC। इसमें क्या होता है पता है क्या, ऑलमोस्ट 100% अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो इसमें से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% करंट ये लेता है। क्या बात कर रहे हो सर, यस। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी थीन था, उसमें डोपिंग भी कम थी, वो कहाँ लेगा भाई करंट को, थोड़ा ही करंट लेगा वो, और बचा हुआ 90 to 95% करंट जो है ना वो कलेक्टर ही ले लेता है। इसका मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 90 to 95% करंट कलेक्टर ले लेता है। यस, यही मुझे बताना था। इधर से क्या होगा, इमिट होगा, बेस में जाएगा बट जगह नहीं है उसको रुकने के लिए। इधर से जाएगा तो कलेक्टर में जगह हो चुकी है तो कलेक्टर में जाके बैठ जाएगा, तो कलेक्टर ज्यादा करंट फ्लो करवाएगा क्योंकि उसके पास स्पेस ज्यादा है और डोपिंग भी मॉडरेट किया गया है वहां पर। ये हुआ एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। देखो, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम द इमिटर इनटू द बेस डिफ्यूज इनटू द कलेक्टर बेस डिप्लीशन रीजन। ये कलेक्टर बेस के डिप्लीशन रीजन में आ जाएंगे। कलेक्टर और बेस के डिप्लीशन रीजन में मतलब यहां पर होगा उनका डिप्लीशन रीजन और इनका डिप्लीशन रीजन यहां पर होगा, तो वो इधर आ जाएंगे फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण। देन when the electrons enter the collector base depletion region they are pushed into collector region। ये कलेक्टर रीजन में पुश कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ठीक है। तो वो पुश कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कलेक्टर रीजन में। ये सिंपल था। अच्छा, अभी ये तो वर्किंग हुआ, अभी इसके सिंबल्स देखने हमें। इसके सिंबल्स आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा एक, कैसे याद रख सकते हो। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, आप कभी नहीं भूलोगे इसे, ध्यान दीजिएगा। चलो, ये एनपीएन था, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं भाई मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं। ठीक से ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स जिधर भी फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट इधर फ्लो होगा, और ये बात एनपीएन ट्रांजिस्टर की हो रही है। अच्छा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की हो रही है, यस। तो देखो एनपीएन में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना होता है, पीएनपी में कैसे होता है, एक ट्रिक बताता हूँ। एन फॉर निकास, निकास मतलब एग्जिट, और पी फॉर प्रवेश, प्रवेश मतलब एंट्री। ये आप याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। इमीटर होता है, इधर कलेक्टर होता है, ठीक है। इमीटर होता है, कलेक्टर होता है, और इधर क्या होता है, बेस होता है। ये हो गया आपका इमीटर कलेक्टर बेस, इमीटर बेस कलेक्टर। इधर भी वही चीजें होती है। इमीटर बेस कलेक्टर।
अभी ध्यान दीजिएगा, इमिटर बेस कलेक्टर में यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, करंट इधर क्या हो रहा है, बाहर, इधर निकास मतलब एग्जिट, मैंने बताया हिंदी वर्ड से थोड़े से, ये देखो ये एरो इधर दिखा दो ना आप, टूवर्ड्स इमिटर अगर एरो है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, और अवे मतलब इधर प्रवेश अगर कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब अवे फ्रॉम इमिटर है, तो वो पीएनपी होगा। बहुत इजी, और आपको ट्रिक भी बता दिया मैंने, आप कैसे याद रख सकते हो इसको। चलो ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, देखो यही दिया था यहाँ पर एनपीएन में। अभी एक्चुअली क्या है ना, ये पुराने बुक का है जो मैं आपको बता रहा था, पुराने बुक का है इसलिए ये गलत है, और ये भी गलत है, ये इंटर कन्वर्टेड है, नए बुक्स में ये कन्वर्जन कर दिया गया है। देखो अभी ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस, एक होता है कॉमन इमिटर, एक होता है कॉमन बेस, और एक होता है कॉमन कलेक्टर। मतलब देखो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉमन इमिटर होगा, सी मतलब कॉमन इमिटर, मतलब क्या, बेस को और कलेक्टर दोनों को इमिटर कॉमन होगा, इसी को हम लोग कहेंगे कॉमन इमिटर। देन एक आएगा कॉमन बेस, और देन एक आएगा कॉमन कलेक्टर। कॉमन मतलब क्या, तीनों में, दोनों में एक चीज कॉमन, सी मतलब कॉमन। इनपुट और आउटपुट जो होता है ना, किसमें कॉमन होगा, ये इनपुट I/P एंड आउटपुट साइड, दोनों साइड्स में ये कॉमन रहेगा, इसलिए हम लोग कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, चलो अभी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन अगर देखना है हमें, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बेस, ठीक है, यहाँ पर होता है बेस। देन इधर क्या बनाना है ना, वो अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला यूज़ है, ये बेस हुआ आपका, ठीक है, बेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, बेस इधर ही होगा भाई। देन इधर ये मेरा इनपुट आउटपुट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये इनपुट साइड हो जाएगा मेरा, ये मेरा इनपुट साइड, ये मेरा आउटपुट साइड। इसमें पूरा का पूरा खेल डायग्राम का है, थ्योरी तो आप लोग पढ़ोगे और मैं बता भी रहा हूँ आपके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी। अभी ये बेस है, अभी ये इनपुट और आउटपुट को कॉमन क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे इमिटर चाहिए, तो ये मेरा इमिटर हो गया, ये मेरा कलेक्टर हो गया, बस बात खत्म। ये मेरा इमिटर, ये मेरा कलेक्टर, और ये किसको किसको कॉमन है, ये बी और ई को कॉमन है, तो ये इसे मैं वी ई बी कहूँगा, और ये ई और सी को कॉमन है तो मैं इसे वी सी ई कहूँगा। जो भी वोल्टेज लगा रहा हूँ वो कलेक्टर और इमिटर को लगा रहा हूँ इसीलिए। चलो तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ सिंपली कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसके बाद कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद अभी आता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको एरोस वगैरह है ना, ये सारे के सारे गलत है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ओल्ड बुक के डायग्राम से इसीलिए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अभी आपको क्या चाहिए, कॉमन बेस कॉमन चाहिए, तो चलो ऐसे बना लेते हैं। अभी आपको कॉमन क्या चाहिए ना, उस पर सारी चीज़ें निर्भर होती है। अच्छा ये क्या हुआ, ये हुआ आपका बेस, देन इधर ये हुआ आपका इमिटर, ये हुआ आपका कलेक्टर, इधर आपका ये वी ई बी हो जाएगा, वी ई बी। देन इधर आप जो कलेक्ट कर रहे हो ये आपका वी सी बी हो जाएगा, ये आपका इनपुट साइड, ये आपका आउटपुट साइड। देखो बहुत स्मूथली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है। अगर मैं एनपीएन की बात कर दूं ना, इसमें देखो बेस कॉमन है इनपुट और आउटपुट को भी, अगर मैं एनपीएन की बात कर दूं तो ये इधर एरो निकलेगा, ये एरो उल्टे दिखाए गए हैं पिछले वाले बुक्स के होने के कारण से, ठीक है। तो हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन हो गए, एक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी देखा कॉमन इमिटर, अभी हमने देखा कॉमन बेस, अभी हमारा बचा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर पहले वाले जैसा ही आता है, इनपुट साइड आउटपुट साइड, ये आपका बेस होता है। अभी आपको कॉमन क्या चाहिए भाई, कॉमन कलेक्टर चाहिए, यहाँ पे कलेक्टर दे दो तो यहाँ पे इमीटर दे दो, बात खत्म। इजी सा चीज़ था, इधर एरो दिखा दो तो ये एनपीएन हो जाएगा, एरो उल्टा कर दो तो पीएनपी हो जाएगा। ये बी और सी के बीच में इसलिए वी सी बी कहूँगा, और ये ई और सी के इसमें इसलिए वी सी ई कहूँगा। हो गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखो बहुत स्मूथली ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए और समझ में भी आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो ये हुआ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। देखो एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। देखो अभी हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा।
अभी देखो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये अल्फा डीसी है और ये बीटा भी डीसी है। चलो अल्फा डीसी बीटा डीसी देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन था आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। अच्छा, अल्फा डीसी जो है ना और बीटा डीसी जो है, इसके फॉर्मूला याद रखने की आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो ट्रिक बताने से पहले सबसे पहले तो ऊपर इधर भी आईसी है, इधर भी आईसी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऊपर आईसी आईसी है। देन अल्फा और बीटा, बीटा फॉर बी, बीटा फॉर बी मतलब आई बी, यार क्या बात है सर, बीटा फॉर बी मतलब आई बी, और इधर बचा क्या, आई ई बचा, तो ये हो गया अल्फा और बीटा डीसी। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन था ना मेरा ऊपर, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा और इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूं, अभी देखो आईसी आईसी दिख रहा है आपको सब इसमें, इसलिए मैं डिवाइड बाय आईसी कर दूं इस इक्वेशन को, तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा आई ई डिवाइडेड बाय आई सी इज इक्वल्स टू आई बी डिवाइडेड बाय आई सी प्लस 1। हाँ ठीक है सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अल्फा मतलब आईसी बाय आई होता है, ये उल्टा है, मतलब इसे मैं 1 बाय अल्फा लिख सकता हूँ, सिमिलरली इसको 1 बाय बीटा लिख सकता हूँ, प्लस 1 हो गया। देन इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, अल्फा बीटा का रिलेशन मिल जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। अच्छा, अल्फा इक्वल्स टू, आपको इसे उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, अल्फा इक्वल टू आपको मिलेगा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ये इजी सा चीज था, इसे आप उल्टा सॉल्व करते हुए आओ ना तो आपको बीटा का भी रिलेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, जो कि रहेगा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना है, ये 1 को इधर भेज दो तो आपको बीटा मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, तो हम लोग आगे जाते हैं। अभी आगे जाते हुए हम लोग कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने देखा है अभी जस्ट डायग्राम। देन अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कॉमन इमिटर के लिए, VCE आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर करंट किस में रहेगा, करंट रहेगा IB में मेजर करेंगे, करंट माइक्रो एम्पियर के पावर में इस रेंज में रहेगा और ये वोल्ट में रहेगा। तो जब भी ये ऐसे ग्राफ आता है, स्टार्टिंग में 0 होता है और फिर ये बढ़ने लगता है, सिंपल सा ग्राफ है ये। क्या था ये सिंपल सा ग्राफ था। चलो यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोगों को अभी पॉइंट्स। चलो आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ सिंपल है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन इमिटर VCE है यहाँ पर, और यहाँ पर कलेक्टर करंट है IC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से आता है, मतलब जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो करंट भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन हाँ ये करंट कौन सा होगा पता है, ये IB होगा बेस करंट, वही चीज़ मैं पीछे भी आपको बता रहा था, और ये जो IC है ये मिली एम्पियर में होगा। ईजी से ग्राफ सही है। अभी ये ग्राफ्स पर इतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए थोड़ा फास्टली बता दिया इसको। अगला वाला जो पॉइंट है, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, जिसे हम लोग कहेंगे लॉजिक गेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कैसे करें सर, अभी हार्ड है क्या, नहीं, इससे इजी कुछ नहीं, इस पर क्वेश्चन आए और आपने सॉल्व ना करो इसका मतलब गड़बड़ हो रही है और आप गड़बड़ कर रहे हो। वेट, ठीक है, चलिए लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स मतलब करता क्या है ये, देखो सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग मतलब क्या, कंटिन्यूस। डिजिटल कहाँ यूज होता है सर, ये डिजिटल रुक रुक के आता है, रेलवे स्टेशन पर वॉचेस देखते हो, डिजिटल सिग्नल वॉचेस होते हैं, उसमें आपको ब्लिंक 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 कर रहा होता है, उससे हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूस हो तो, और अगर ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो चलो लॉजिक गेट मतलब क्या होता है, ऐसा डिजिटल सर्किट जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट्स होंगे, एक या एक से ज्यादा इनपुट्स होंगे,
ओके, एक या एक से ज़्यादा इनपुट होंगे, लेकिन इसमें एक ही आउटपुट मिलेगा आपको। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे सर्किट को हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। देन लॉजिक गेट में बुलियन एक्सप्रेशन नाम का एक चीज़ होता है। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या? जो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन दे, उसे हम लोग कहते हैं, इनपुट और आउटपुट जैसे होता है उसे हम लोग कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। ये उनके उसके बीच का रिलेशन देता है हमें, इनपुट और आउटपुट के बीच का, ठीक है। चलो अभी एक एक गेट हम लोग देखेंगे, गेट नॉट गेट। अच्छा देखो, ये एक्चुअली वन शॉट रिवीजन है तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इसके इनपुट्स कैसे आते हैं क्या नहीं वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, दिस इज द मोस्ट बेसिक लॉजिक गेट। ये सबसे बेसिक लॉजिक गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट मतलब क्या? इसका सिंबल ऐसे होता है, एक ट्रायंगल दिखाता है, ऊपर चेरी जैसा, मतलब जो जोकर के नाक पे गोल होता है वैसे एक गोल देखा जाता है। ये आपको ट्रायंगल के सामने लगा दिया जाए तो इसे आप नॉट गेट कहते हो। नॉट गेट मतलब कुछ नहीं, ये आप लोग जो मैथ्स में पढ़ते हो ना वही चीज़ है। तो देखो, मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ते हो वही, वैसा ही है ये सब चीज़ें लॉजिक गेट्स में भी। देखो क्या होता है आगे, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। देन ये हाई आउटपुट देता है। हाई अगर आउटपुट दे तो इसका इनपुट 0 है, ऐसा समझ लो। क्यों? नॉट गेट कुछ नहीं करता है। देखो, इनपुट वाला टेबल इधर लिख रहा हूं मैं, इनपुट, और इधर लिख रहा हूं आउटपुट। अच्छा, इनपुट में आपको अगर 1 मिल सकता है या 0 मिल सकता है। 1 0 क्या है सर? देखो, जो आपको 0 वोल्ट अगर है कोई इनपुट तो उसे 0 लिखोगे, 5 वोल्ट अगर है तो उसे 1 लिखोगे। बस लॉजिक गेट में ये वैल्यू इसमें ही फ्लक्चुएट करता है, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट में। 0 वोल्ट है तो 0, 5 वोल्ट है तो आप 1 लिखते हो। अच्छा, ये 1 को आउटपुट में 0 कर देगा और 0 को आउटपुट में 1 कर देगा, इसे हम लोग नॉट गेट कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है ये, नॉट गेट। देन उसके बाद आता है ऑर गेट। ऑर गेट का सिंबल ऐसे होता है। ऑर गेट में 2 इनपुट हो सकते, 2 इनपुट और आउटपुट एक ही मिलेगा आपको, आउटपुट y बोलूंगा। और गेट को ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस का, तो इसे हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है। अच्छा, अभी इनपुट्स कितने हैं? 2, एक a एक b और आउटपुट y है। अच्छा, a b 2 इनपुट है ना, तो या तो दोनों कैसे हो सकता है? 1 1 हो सकते हैं, एक 1 एक 0 हो सकता है, एक 0 एक 1, या दोनों भी 0 0। ये सब वैलिड है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा 2 इनपुट वाले केस में। अगर 3 इनपुट वाला केस है तो अलग केस होगा, वो क्वेश्चंस में देखेंगे आप लोग। चलो, 1 1 अगर है तो सिंपल मैथ्स जैसा नहीं है, ये मैथ्स से थोड़ा अलग है। मतलब मैथ्स में 1 + 1 2 होता है, वैसे नहीं। और गेट में अगर दोनों में से कोई भी इनपुट हाई है तो दोनों में से कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा। 1 और 1 हो तो 1 आएगा, 1 0 हो तो भी 1 आएगा, 0 1 हो तो भी 1 आएगा, 0 0 है तो 0 आएगा। इसका मतलब दोनों भी इनपुट या तो हाई होने चाहिए या दोनों भी इनपुट में से एक इनपुट हाई होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये हुआ आपका और गेट। देन नेक्स्ट आपके लिए आता है एंड गेट। इसे आप लोग डॉट से दिखाते हो। एंड गेट को कैसे दिखाते हो आप? एंड गेट को आप लोग डॉट से दिखाते हो। इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है? y इक्वल्स टू, पीछे a प्लस बी था, यहाँ पे a डॉट बी आने लगता है। अच्छा, इसका सिंबल कैसे? आइसक्रीम जैसे होता है ना, आइसक्रीम चोकोबार जैसा इसका सिंबल है ऐसे। एक इनपुट a, एक इनपुट b, आउटपुट y। तो ये इनपुट a, ये इनपुट b, ये आउटपुट y। अच्छा, इनपुट ए बी क्या क्या हो सकता है? 1 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 0 0 हो सकते हैं। अच्छा, ये आप प्योर मैथ्स के जैसे याद रख सकते हो ट्रिक बोलकर कि अगर दोनों भी 1 1 है तो 1.1 1 आता है, 1.0 0 आता है, 0.1 भी 0 आता है और 0.0 भी 0 ही आता है। ये होता है आपका एंड गेट। इजी है ये गेट, बहुत इजी है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अभी ये तो बेसिक लॉजिक गेट्स थे।
देन इसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कॉम्बिनेशंस मतलब कॉम्बिनेशंस में नांड गेट होता है। नांड गेट मतलब क्या, सबसे पहले नाम से पता चल रहा है इसमें एंड गेट तो है, मतलब ये ऐसा सिंबल है। नॉट गेट, नांड मतलब नॉट प्लस एंड गेट। तो यहां पर सामने एक ऐसा गोल सिंबल दे दिया जाए, गोल सिंबल दे दिया जाए, मतलब ये एंड था और ये नॉट गेट था, ये एंड और ये नॉट, इनका कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नांड गेट। अच्छा, इनपुट दो है ए बी, आउटपुट है एक वाई। अच्छा, इसको दिखाया कैसे जाता है, एंड गेट को तो ए डॉट बी से दिखाया जाता है, लेकिन यहां पर नॉट लगा है ना, तो नॉट कॉम्प्लीमेंट को आप बार से दिखाते हो। बार मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट कहते हो, अपोजिट कर देता है। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। इनपुट 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है। चलो, 1.1 का क्या होता है, 1.1 का 1 आता है, बट ये नॉट लगने के कारण वो उल्टा हो जाएगा 0। 1.0 को 0 आता है एंड गेट में, लेकिन ये नॉट होने के कारण 1 आ जाएगा। वैसे ही 0.10 होता है तो ये 1 आएगा, 0.00 होता है ये भी 1 आएगा। ये आपका हुआ नांड गेट। तो देखो, ये वही थ्योरी है इसका, ये आप लोग पढ़ सकते हो। देन आता है नॉर गेट। ए बी और ये y। चलो, इसे कैसे डिनोट किया जाता है, y इज इक्वल्स टू, आप डिनोट कर सकते हो a प्लस बी। ये तो और गेट हुआ ना, नॉर चाहिए, नॉर मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। कुछ नहीं, ये भी सेम वैसा ही है, उल्टा कर देता है बस सारी चीज़ों को। 1 1 1 0 0 1 0 0, ये तो इनपुट्स थे मेरे। 1 प्लस 1 1 आता है और गेट में, बट ये उल्टा कर रहा है तो ये 0 आएगा। देन 1 प्लस 0 1 होता है, बट ये उल्टा कर रहा है तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये 1 आएगा। कुछ नहीं है, नॉट गेट मतलब सिंपली ये सब उल्टी कर देता है चीजें, जो सीधा हो रहा है उसको उल्टा कर दे, बस उसी को हम लोग यहाँ पे, बस एक चीज रह गया था, यहाँ पे ऐसे एक सर्कल दिखाया जाता है, ठीक है। सर्कल मतलब वो नॉट गेट के लिए होता है, जो यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, वो सर्कल बच गया था बस नॉर गेट के लिए। चलो, अभी लास्ट है ना, लास्ट गेट है आपके लिए एक्स और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट या एक्स और गेट भी कहा जाता है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और गेट जैसा ही दिखता है ये आपको। यहां पर एक लाइन दिखेगा, इसे आप एक्स और गेट कहते हो, ए बी और ये वाई। इसमें क्या होता है पता है क्या, इसका एक्सप्रेशन ही अलग होता है। इसका एक्सप्रेशन ऐसे दिखाया जाता है, y इक्वल्स टू ए, प्लस को ऐसे सर्कल किया, मतलब समझ जाना एक्सक्लूसिव और, या आपको एक्स और गेट इसे कह सकते हो। अच्छा, a प्लस बी को इसे लिखना कैसे है, इसका एक्सैक्ट फॉर्मूला आता है a बार डॉट बी, मतलब a बार मतलब a का कॉम्प्लीमेंट करो, डॉट b के साथ करो, मतलब एंड गेट का हुआ, प्लस यहाँ पे a वैसा ही रहेगा डॉट b बार। अच्छा, ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला एक्सप्रेशन। इसमें आप ये 1001 पुट कर दो, आपको अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आराम से हमने गेट्स पढ़े। तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, इनपुट ए बी और ये आउटपुट वाई, तो ये 1 1 1 0 0 1 0 0। यहाँ पे क्या होता है पता है, इसका कहना है कि अगर दोनों भी इनपुट सेम सेम है, आप इसमें डालकर चेक कर सकते हो, दोनों भी इनपुट सेम सेम है तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो 1 1 और 0 0 वाले केस में 0 मिलेगा, लेकिन इस केसेस में आपको आउटपुट 1 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है वैल्यूज इनपुट्स के। तो ये आप एक्सप्रेशन में डालकर चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के 1 शॉट रिवीजन का। इसके बाद अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बहुत मज़ेदार वीडियोस आपको आपके एग्ज़ाम तक मिलने वाले हैं। पूरा सपोर्ट रहेगा हमारी टीम का आपको एग्ज़ाम तक का। तो देखिए, ध्यान से आपने पूरा वीडियो देखा होगा, या आप वापस रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स में आपको दिक्कत आता है तो हर एक पॉइंट कवर किया गया है इसमें। तो चलो, उम्मीद है लेक्चर पसंद आया है। तो आज हम लोग यही रुकेंगे। लास्ट में जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे कि पढ़ाई करते रहो, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर आती है। ठीक है, चलो, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।